नमस्कार, जय श्री राम। सभी आप लोगों को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं। कल बैठकी थी और कल रविवार था, तो इसलिए कल हमने छुट्टी कर रखी थी कि वीडियो नहीं बनाएंगे। हालांकि कुछ मसला था ऐसा कि जिस पे बात करनी ज़रूरी थी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सुस्ती, थोड़ा सा संडे वाला एक वो और ऊपर से नवरात्रि की शुरुआत थी, तो बहुत सारी पूजा की तैयारी और ये सब में थोड़ी व्यस्तता रही। तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, करेंगे तो बात इजराइल वाले मसले को ही, लेकिन जहां आतंकवाद और इस टाइप के कारनामे हों, वहां हमारा पड़ोसी जो है पाकिस्तान, वो दूर हो ऐसा तो हो नहीं सकता। दुनिया में कहीं कोई आतंकवादी घटना घटे, उसका घूम फिर के तार पाकिस्तान में निकलता है। तो ये इतना बड़ा कांड हुआ इजराइल में, 1200-1300 लोग अभी जो खबर आ रही है, तो उसमें से इजराइल सरकार के मुताबिक करीब 1300 इजरायली मारे गए, नृशंस तरीके से उनकी हत्या की गई। अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं, क्यों क्यों मैं बोल रहा हूं कि पाकिस्तानी एंगल है। अब कुछ घटनाओं को आप समझने की कोशिश करिए। मैं पिछले कुछ महीनों या साल की घटनाएं आपको फटाफट याद दिलाता हूं, इनको ध्यान में रखिएगा, तब आपको कहानियां समझ में आएंगी धीरे धीरे। अब होता क्या है कि अमेरिका एक नया मॉडल लाता है, यूक्रेन को खड़ा करता है, रशिया से लड़वा देता है, यूक्रेन में पैसे हथियार डालता है, वो रशिया से लड़ता रहता है। रशिया के ऊपर ये लोग सैंक्शंस वगैरह लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, उनके बैंक खाते वगैरह सील करते हैं, सब करते हैं, इस उम्मीद में कि रशिया की इकोनॉमी टूट जाएगी, और इकोनॉमी टूटने लगेगी तो वहां की जनता बगावत करके पुतिन को सत्ता से हटा देगी। एक क्लियर कट रेजिम चेंज ऑपरेशन। और उसका होता उल्टा है। यूक्रेन पूरी तरह से करीब करीब तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, और रूस ये एंटिसिपेट कर लेता है कि ये मुझे ट्रैप में फंसाने की कोशिश है। तो रूस क्या करता है? तो रूस ये करता है कि एक तो अपनी मिनिमम फौजें उतारता है। रशिया इसके साथ क्या करता है कि अपने 1960-70 के जमाने के जो टैंक्स वगैरह हैं, पुराना इक्विपमेंट जो कबाड़ खाने में पड़ा था, उसको ला करके वहां लड़ाई में डाल देता है कि इनको जो हथियार चलाने हैं ये इन कबाड़ पे चला करके जो करना है करें, देखते हैं। साथ में रूस ये करता है कि वो एक वैगनर ग्रुप और एक कादिरोव का ग्रुप, ये दो प्राइवेट आर्मीज हैं, किराए के सैनिक, इनको उतार देता है। अपनी रेगुलर सेना को नहीं उतारता है फ्रंट में, तो वो किराए की सेना से लड़ता है। और नतीजा ये होता है कि यूक्रेन अपनी रेगुलर सेना से लड़ रहा होता है, उसके साथ दूसरे किराए के सैनिक और आतंकवादी गुटों के किराए के जो हत्यारे वगैरह हैं, वो सब आके कर रहे होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के यूक्रेन की तो 70-80% जो थी वो रियल फौज ऑन ग्राउंड थी। और आज की स्थिति में यूक्रेन की करीब करीब 80-90% आर्मी खत्म हो चुकी है। मतलब आज उनके पास रेगुलर सेना के नाम पे, एक्सपीरियंस्ड सैनिकों के नाम पे खास कुछ बचा नहीं। इसके साथ में कुल मिला के ये अमेरिकन मॉडल जो है ये नाकाम सा होता है, लेकिन फिर भी ये एक मॉडल तो है और थियोरेटिकली बिल्कुल फिजिबल है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने ये पहली बार किया है। आपको ध्यान हो तो भारत को भी इन्हीं पश्चिमी देशों ने 1947 से लेकर के अभी हाल तक 2015-16 तक पाकिस्तान के साथ ऐसे ही उलझा के रखा था। 4 युद्ध भी लड़े भारत ने, सब कुछ किया। हम आर्थिक रूप से ग्रो न कर पाए, प्रगति न कर पाए, लगातार एक दबाव में रहें, एक टेंशन में रहें, इसलिए कि एक दुश्मन हमारे बाजू में बैठा हुआ है। तो ये उस तरह की एक स्थिति थी कि मतलब आपके घर के दरवाजे पे कोई पागल कुत्ता बांध के चला जाए, अब आप घर से निकल ही नहीं सकते, क्योंकि आप निकलोगे तो वो कुत्ता भौंकता है, काटने को दौड़ता है। वो स्थिति भारत की इन्होंने बना के रखी थी। तो अब क्या हो रहा है?
अब हो ये रहा है कि चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान, ये सारे देशों ने, खासतौर से मतलब इसमें रूस को हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि रूस का तो खुद उसमें उलझा हुआ है, लेकिन हाँ, रूस का समर्थन इसलिए होगा क्योंकि रूस ऑलरेडी अमेरिका के इस गेम का शिकार हुआ है, तो बदले में कहीं ना कहीं तो रूस कुछ ना कुछ करेगा। अब अमेरिका के साथ समस्या यह है कि डायरेक्टली अमेरिका के दरवाजे पे कोई ऐसा बड़ा देश नहीं है कि जिसको कि खड़ा किया जाए अमेरिका के खिलाफ। उत्तर में कनाडा है, नीचे मैक्सिको है। तो फिर बाहर निकलते हैं तो अमेरिका की जान जो अटकती है वो अटकती है इजराइल पे, क्योंकि अमेरिका के अंदर पूरा बिजनेस और फाइनेंस और पूरी बैंकिंग जो कुछ भी है, स्टॉक मार्केट आप कुछ भी ले लें, उनकी जो मतलब दिलों की धड़कन है अमेरिका की, अमेरिका एज ए कंट्री की धड़कन जो है वो किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल वो होता है, सेक्टर होता है। अगर फाइनेंशियल सेक्टर चरमराने लगता है तो आप समझ लीजिए कि उस कंट्री का दिवालिया होने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसलिए हमेशा ये नजर रखी जाती है किसी भी देश के बैंकों की क्या स्थिति है। अगर बैंक स्टेबल हैं तो वो देश और उसकी इकोनॉमी स्टेबल है। अगर बैंक चरमराने लग गए तो आप समझ लीजिए कि वो पूरा देश चरमराएगा, टूटेगा। तो अमेरिका के अंदर जो ज्यूज हैं, यहूदी हैं, इनका पूरे फाइनेंशियल सेक्टर पे कंट्रोल है। सारी बड़ी फाइनेंस कंपनी और क्या बोलते हैं आपकी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंपनीज, बैंकिंग बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, बैंक्स, इन सब में ज्यूज के बहुत मोटे शेयर्स हैं और ज्यूज का मैनेजमेंट है। और अभी भारतीय सीईओ वगैरह आने लगे हैं, वरना इसके पहले तक सारी जगहों पे ज्यूज ही सीईओ और टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, सीएस, ये सब होते थे। ऐसे ही डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स, मतलब आप अमेरिका का कुछ भी ले लें उसमें आपको बहुत डोमिनेंट पोजीशन पे ज्यूज मिलेंगे। हॉलीवुड में आप चले जाइए तो जितनी बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज हैं मैक्सिमम ज्यूज की, यहूदियों की। स्टीवन स्पीलबर्ग इज अ ज्यू, है ना। तो इस टाइप से बहुत सारे टेक सेक्टर में चले जाइए, उनकी जो आईटी और कंप्यूटर है उसके अंदर जो कंपनीज हैं उसमें ज्यादातर कंपनीज यहूदियों की हैं, ज्यूज की हैं। माइक जुकरबर्ग जो ये फेसबुक वाला है, ये ज्यू है, यहूदी है। तो अमेरिका के साथ तो प्रॉब्लम यह है कि वो इनके ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट हैं। तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका के लिए खुद अमेरिका से ज्यादा खास और इंपॉर्टेंट इजराइल है और इजराइल की सुरक्षा है। अब इन लोगों ने वही एक गेम खेलना शुरू किया कि इजराइल को किसी ना किसी तरीके से रूस की तरह किसी लड़ाई में एंगेज करो, उलझा दो। और ये हमला हुआ। अब इसमें मैं जो आपको शुरू में बोला कि पाकिस्तान का लिंक कहां से आता है, तो ये खुराफात करने के मामले में आतंकवादी हमला करना है, कुछ करना है, क्या लगेगा, कितने लोग लगेंगे, कहां जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या हथियार, क्या गोला बारूद, क्या उनकी ट्रेनिंग, क्या वो सारा काम में पाकिस्तान की एक्सपर्टीज है। इनसे अच्छे से इसको कोई प्लान नहीं कर सकता अगर कोई आतंकवादी घटना करनी। अब सबूत आ रहे हैं कि करीब करीब 300 गाजा से फिलिस्तीनी पाकिस्तान लाए गए थे और उनको खैबर पख्तूनख्वा में श्रीपुर या क्या करके जगह है, वहां पे पाकिस्तान आर्मी के ट्रेनिंग कैंप में पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग दी गई। वो जो पैराशूट लेकर के उड़ते हैं उसकी ट्रेनिंग दी गई। और आपको ध्यान होगा कि हमास का पहला वेव जो हमला हुआ था, फर्स्ट राउंड, उसमें ये लोग ये पैराग्लाइडर्स से ही उड़ के इजराइल की टेरिटरी में घुसे थे। बाद में उसका एनालिसिस जब किया गया तो फोटोग्राफ में जो पैराशूट्स के ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ था वो चाइनीज कंपनी, उसका पैराशूट था। और इन पैराग्लाइडर्स को ट्रेनिंग कहां मिली? पाकिस्तान में। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने दी। दूसरी खबर आई कि पाकिस्तान की एसएसजी, जिसको कि स्पेशल सर्विसेज ग्रुप या कमांडो फोर्स या जो भी कह लीजिए आप, एलीट फोर्स, जैसे हमारे यहाँ पैरा एसएफ होती है, जिसने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी अंदर जाके पाकिस्तान के,
तो पाकिस्तान की एसएसजी के 50 ऑफिसर्स, कमांडोज एंड अफसर्स सितंबर महीने में गाजा में थे। अब ये वहां क्या कर रहे थे? तो ये वहां पे इस पूरे हमले के कोऑर्डिनेशन के लिए ही गए होंगे कि कौन जाएगा, क्या करेगा, किधर से घुसेंगे, पूरी प्लानिंग करके टारगेट्स क्या होंगे आइडेंटिफाई करना और कैसे उनको मारना है, क्या करना है, ये पूरी करने के लिए। तो ये दो बड़े क्लियर एविडेंसेस सामने आ रहे हैं पाकिस्तान के हाथ होने के। और इसके साथ साथ अब मैं आपको फिर थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। तो ये हमला जिस दिन हुआ है उससे कुछ ही दिन पहले, 3-4 दिन पहले मेरे ख्याल से, पाकिस्तान से खबर आती है कि उनके डेरा गाजी खान में जो न्यूक्लियर प्लांट है उसमें एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है जिसकी आवाज 50 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। पाकिस्तान आर्मी ने इसकी लीपापोती करने की कोशिश की। पहले इन्होंने बोला कि वो किसी फाइटर जेट की सोनिक बूम है। उसके बाद दूसरा थ्योरी लेकर के आए कि नहीं, वो शाहीन 3 मिसाइल की हम टेस्टिंग कर रहे थे और वो मिसाइल आके डेरा गाजी खान में गिर गई। अब कोई भी समझ सकता है कि गलती से भी अगर आप टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट नहीं भी कर रहे हैं, बिल्कुल भरोसे वाली टेस्टेड मिसाइल है अगर आपके पास, तो भी आप उसको ना अपने किसी शहर के ऊपर से फायर करने की कोशिश करेंगे, ना खासतौर से ये न्यूक्लियर प्लांट वांट के ऊपर से फायर करने की कोशिश करेंगे। मतलब इवन उस मिसाइल को 500 किलोमीटर दूर जाना है तो भी आप रास्ता ऐसा चुनेंगे कि उसके उस लाइन में कहीं कोई आपका मेन एस्टेब्लिशमेंट, न्यूक्लियर प्लांट इस टाइप का या कोई बड़ा शहर ना हो। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है कि कल को कुछ हो जाए, वो मिसाइल गिर जाए किसी कारण से, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ही एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान पहुंच जाए। ये बिल्कुल एक 10वीं पास आदमी को भी अगर आप इंचार्ज बनाएंगे तो वो भी अपनी थोड़ी सी बुद्धि लगा के बता देगा कि भाई ये चीजें बचा करके ही फायर करना है हमें। तो वो थ्योरी भी इनकी फेल हो गई। अब खबरें ये आ रही हैं कि ये लोग वहां से न्यूक्लियर का एनरिचमेंट कर रहे थे, यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहे थे। ये भी सबको पता है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत खराब है, पैसा वैसा है नहीं, और आसिम मुनीर को पिछला वाला जो था बाजवा जनरल, वो शायद कहते हैं $6 बिलियन कमा के गया है, तो उसने $6 बिलियन का टारगेट आसिम मुनीर को दिया हुआ है। चैलेंज इनके यहां ऐसे ही चलता है कि पिछला वाला 6 करके गया तो मैंने 10 करना, और यहां पे सब खाली, तो वो करे क्या? अच्छा, ये लालची हैं तो ये तो सबको पता है। अमेरिका ने इनको बोला कि हम तुमको $1.5-2 बिलियन दिलवा रहे हैं बैंक IMF से, तुम हथियार बना करके यूक्रेन सप्लाई करो। तो ऐसा कहा जा रहा है कि यूक्रेन को इन्होंने अंधाधुंध हथियार सप्लाई किए हैं, यहां तक सप्लाई किए हैं कि लोग कहते हैं कि इन्होंने अपना जो आर्मी का स्टॉक है वो भी उठा करके यूक्रेन को बेच डाला है आसिम मुनीर ने। मजे की बात है कि ये जो हथियारों के व्यापार करता है पाकिस्तान, जो हथियार बेचता है, कहने को तो सरकारी फैक्ट्रियां और कारखाने हैं जैसे इंडिया में है, लेकिन इसका पैसा कहां जाता है, किसको मिलता है, क्या होता है, वो किसी को, पाकिस्तानी को नहीं पता है। पाकिस्तान की सरकार को नहीं पता होता है कि पैसा कहां से आता है, कहां चला जाता है। ये पूरा पाकिस्तान के अफसर जो हैं फौजी, उनकी जेबों में जाता है। तो इन्होंने हथियार अंधाधुंध बेचे, उसमें पैसे कमाए हैं आसिम मुनीर ने। हथियार बेचे हैं इन्होंने करीब करीब $900 मिलियन, मतलब 1 बिलियन से थोड़ा कम, और उसके बदले में अमेरिका ने इनको जो लोन दिलवाया है IMF से, वो कुछ $2 बिलियन दिलवाया है। तो मतलब कुल मिलाकर के पाकिस्तान की आर्मी और उसके अफसरों के पास $2 बिलियन का लोन और करीब करीब $1 बिलियन के हथियारों की सेल, ये पैसा आया था। इसमें से मोटा पैसा इन लोगों ने साफ कर दिया। अच्छा, पाकिस्तानी बेचारे जो पढ़े लिखे हैं थोड़े से, ज्यादा पढ़ा लिखा तो पाकिस्तान में शायद ही कोई है, तो इन पाकिस्तानियों के बीच से कई बार थोड़ी बहुत आवाज निकलती है। वो ये निकलती है कि ये इतना लोन लेते हैं हम IMF से और बाकी जगहों से, ये जाता कहां? तो जाता ये वही है, जेबों में इनकी। तो ये कहानी किया हुआ था आसिम मुनीर ने। तो अब आप समझ रहे होंगे कि आसिम मुनीर इस समय सिर्फ एक माइंडसेट से चल रहा है कि मेरे को पैसे कमाने हैं।
अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि आसिम मुनीर ने मिडिल ईस्ट की किसी कंट्री के साथ 2 न्यूक्लियर वेपन बेचने का कोई समझौता किया है और उसके बदले में उसको मोटा पैसा मिलना है। और इसके पहले का कुछ महीनों पहले की एक खबर ये आई थी कि अमेरिका की जो एम्बेसी है वहां एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया। वो कराची की इनकी एम्बेसी अमेरिका की शायद दुनिया में सबसे बड़ी एम्बेसीज में से एक है, जो एकड़ों में फैली हुई है, समंदर के किनारे है, उसके सामने सीधे सी बीच लगता है और एकड़ों में फैली हुई है। उस एम्बेसी के अंदर हेलीकॉप्टर्स उतारने से लेकर के सब कुछ है और कहते हैं कि 1000 के करीब मरीन कमांडोज जो हैं वो वहां पे कभी भी रह सकते हैं। वो समंदर के रास्ते सीधे आ सकते हैं, जा सकते हैं, पाकिस्तान से उसका कोई लेना देना नहीं। तो उस कराची की एम्बेसी में अचानक अमेरिका से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आता है, रुकता है और वहां से 100 काली गाड़ियों का एक अमेरिकन एसयूवीज का एक काफिला निकलता है। उसको गार्ड देने के लिए पाकिस्तानी आर्मी के और रेंजर्स की गाड़ियां रहती हैं आगे पीछे आजू बाजू। ये 100 गाड़ियों का काफिला जाता है पैराडाइज पॉइंट करके एक जगह है, वहां कराची में ही है पैराडाइज पॉइंट। अब पैराडाइज पॉइंट को ये माना जाता है कि ये पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स वगैरह जहां ये लोग रखते हैं, ये वो क्रिटिकल जगह है और इनको वहीं रखना है, क्योंकि कुछ अमेरिका वगैरह से इनके उस टाइप के एग्रीमेंट्स हैं कि हमारी नज़र में रहना चाहिए। तो वो पैराडाइज पॉइंट में ही सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स वगैरह इनके स्टोर रहते हैं। इनके मिसाइल बेसेस पाकिस्तान में अलग अलग हैं और नॉर्मली टेक्निकली भी आप बात करेंगे तो जहां मिसाइल बेस होता है वहां पे न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं रखे जाते हैं। और न्यूक्लियर वॉरहेड में भी ऐसा नहीं है कि बारूद की तरह यूरेनियम भर के रखा गया है। वो एक इक्विपमेंट होता है, एक मशीन होती है, आपका यूरेनियम एनरिच किया हुआ वो अलग रखा होता है। वो यूरेनियम लाया जाता है, इस वॉरहेड में रखा जाता है, इसको रेडी किया जाता है, फिर ये वॉरहेड उठा करके ले जाया जाता है जहां मिसाइल बेस होता है, फिर ये वॉरहेड उस मिसाइल पे फिट किया जाता है और फिर वो मिसाइल फायर की जाती है। तो ये चेक्स बैलेंसेस हैं कि यूरेनियम का स्टॉक कहीं और रहता है, वॉरहेड का स्टॉक कहीं और रहता है और मिसाइल बेस कहीं और रहता है। तो इसमें सबसे क्रिटिकल जो जगह होती है वो होती है आपका वॉरहेड का, जहां पे वॉरहेड रखा है वो, क्योंकि वॉरहेड को अकेले अगर यूरेनियम आपने दे दिया और डेटोनेट कर दिया तो भी वो फट जाएगा। मिसाइल जो है वो सिर्फ उसका डिलीवरी मैकेनिज्म होता है कि वो उसको उठा करके यहां से वहां ले जा करके कहां पटकना है, वो काम मिसाइल का होता है। और यूरेनियम आप समझ लीजिए कि वो एक तरीके से बारूद का एक हिस्सा है, एक्सप्लोसिव का एक हिस्सा है। अकेले यूरेनियम सिर्फ रेडियो एक्टिव होता है, वो एक्सप्लोड नहीं करता है। उसको एक्सप्लोड कराने के लिए आपको जो टेक्निक चाहिए या जो कुछ चाहिए वो इस वॉरहेड में होती है। तो अकेला वॉरहेड भी किसी काम का नहीं होता, अकेला यूरेनियम भी किसी काम का नहीं होता और अकेले मिसाइल भी किसी काम की नहीं होती, इसलिए इन तीनों को अलग अलग रखा जाता है। तो पैराडाइज पॉइंट में इनका वॉरहेड वगैरह का पूरा सेटअप था। तो ये खबर आई थी कि कराची की अमेरिकन एम्बेसी से 100 गाड़ियों से ज्यादा का काफिला निकल करके पैराडाइज पॉइंट गया, कुछ घंटे वहां रुका और उसके बाद वो सीधा वापस अमेरिकन एम्बेसी आया। इतनी खबर आई, उसके बाद नहीं आई। आगे का दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि हुआ ये है कि अमेरिका ने इनके वॉरहेड्स जो थे 160-70 वॉरहेड्स, वो उठा करके अमेरिका अपनी एम्बेसी में लेके आया है। बदले में इनको कुछ पैसा लेन देन जो कमिटमेंट था अमेरिका का कि IMF से दिलवाएंगे एक्सेट्रा, तो ये वॉरहेड ले चुके हैं अमेरिकन। और इसमें एंगल ये था कि सऊदी अरब ने इनके पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को फाइनेंस किया था, तो बिना सऊदी अरब की मर्जी के अमेरिका ये लेगा नहीं। सऊदी अरब को वॉरहेड चाहिए थे, वेपन्स चाहिए थे न्यूक्लियर, क्योंकि उनका कहना था कि ईरान बना रहा है, शांति के लिए हमें चाहिए। दूसरी चीज इजराइल के पास भी, और अमेरिका सऊदी अरब पे प्रेशर डाल रहा था कि इजराइल के साथ आप अपने संबंधों को नॉर्मल करें। तो सऊदी अरब की कंडीशन थी कि या तो इजराइल के न्यूक्लियर वेपन खत्म करवाओ
और या हमको भी दो, क्योंकि हमारे तो इस बाजू में इजराइल, इस बाजू में ईरान, दोनों के पास लगभग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, तो बीच में हमको भी चाहिए। और अमेरिका के साथ जो सऊदी अरब की तनातनी बनी हुई थी, उसके पीछे कारण ये भी था। तो कुछ एग्रीमेंट इस टाइप का हुआ कि ये पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं पाकिस्तान से हटाने हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो रहा है, तो टेररिस्ट के हाथ में भी इसके पूरे पड़ने की संभावना है। खासतौर से अमेरिका परेशान हुआ जब तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता संभाल ली, तो उनको लगा कि ये हरकत पाकिस्तान के अंदर कभी भी हो सकती है। तो सऊदी का ये कहना था कि ठीक है, वहां से वेपन निकाल करके, लेकिन वो आएगा सऊदी अरब में, सऊदी जमीन पे। और अमेरिका का ये कहना था कि यार हम आसमान से गिर के खजूर में नहीं अटकेंगे, एक जिहादी लोगों के हाथ से हम वेपन लेंगे तो दूसरे पोटेंशियल जिहादियों के हाथ में नहीं दे सकते। तो ये एग्रीमेंट इनके बीच में बना कि सऊदी जमीन पे ये सारे वेपन वॉरहेड्स लाए जाएंगे, लेकिन अमेरिकन आर्मी का जो बेस होगा सऊदी अरब में वहीं रखे जाएंगे। तो टेक्निकली सऊदी जमीन पे है, लेकिन सऊदियों के हाथ में नहीं। और सऊदी अरब को यह सुकून है कि हाँ, हमारे जमीन पे हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, और इन केस हमारे ऊपर कर कोई हमला होता है, इजराइल से हो या ईरान से हो न्यूक्लियर, तो जवाब देने की जिम्मेदारी फिर अमेरिका की होगी इन्हीं न्यूक्लियर वेपन्स से। तो इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट पिछले कुछ महीनों से इस टाइप की खबरें आ रही थी। अच्छा, अब आप बोलोगे कि इसका सोर्स क्या है, रेफरेंस क्या है, तो इन चीजों का ना कोई सोर्स होता है ना कोई रेफरेंस होता है, क्योंकि ये सारी चीजें डेलिबरेटली बहुत सीक्रेटली की जाती हैं। अब जो चीज की ही जा रही है बहुत सीक्रेट तरीके से, उसके सिर्फ आपको हल्के फुल्के सबूत मिलते हैं। जैसे मैंने बोला कि अचानक कराची एम्बेसी से पैराडाइज पॉइंट, अब पैराडाइज पॉइंट दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का एक बहुत बड़ा स्टोरेज और बेस एरिया है। तो वहां से वहां कराची में अमेरिकन एम्बेसी से, काउंसलेट से पैराडाइज पॉइंट तक ये 100-110 गाड़ियों का काफिला अचानक क्यों चलता है? कोई लॉजिक नहीं बनता है। किसी भी देश में किसी दूसरे देश की एम्बेसी से उनके मिलिट्री बेस, और वो भी इतने सेंसिटिव मिलिट्री बेस के अंदर गाड़ियां जाएं और आएं, ये होता नहीं, ये सामान्य नहीं। तो ये पूरा एक सीन है, और इस कैलकुलेशन के आधार पे आगे की चीजें जो एक्सपर्ट्स और जो इंटेलिजेंस सर्कल्स में जो बातचीत हो रही हैं, वो ये हो रही हैं कि पाकिस्तान फिर न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा था। प्रोबेबली आसिम मुनीर जो इधर उधर दुनिया में घूम रहा है, इसने कहीं वो एनरिच्ड यूरेनियम बेचने का सौदा किया हुआ है पाकिस्तान की आर्मी ने, और ये बहुत जोश खरोश के साथ वो बना रहे थे। अब संभावना ये है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ऑलमोस्ट तैयार है, उनके पास यूरेनियम नहीं, क्योंकि सिमिलर एनरिचमेंट फैसिलिटी ईरान की कुछ साल पहले डिस्ट्रॉय कर दी थी इजराइल ने कुछ कंप्यूटर मालवेयर को यूज करके। तो ईरान के पास सब कुछ तैयार है, उनके पास सिर्फ यूरेनियम की कमी। और ऐसा खबरें आ रही हैं कि $3 बिलियन का कुछ लेन देन हुआ है पाकिस्तान का, और उसके बदले में उनको यूरेनियम देना था। ये खबरें जब इजराइल को और अमेरिका को पता चली हैं, तो उसके बाद अचानक से ये धमाके की खबर आती है डेरा गाजी खान में, उस फैसिलिटी में जहां ये एनरिचमेंट चल रहा था। तो अब आप कड़ियां समझिए, इजराइल ने ईरान की एनरिचमेंट फैसिलिटी को उड़ाया। ईरान की जिस फैसिलिटी को उड़ाया उसको हम पाकिस्तानियों ने यही इक्विपमेंट लगा करके तैयार किया था। तो आप समझ लीजिए, पहले भी मैं बोल चुका हूं कि जो ईरान की फैसिलिटी उड़ी थी वो इनकी पाकिस्तान की डीजी खान वाली जो फैसिलिटी है उसकी कार्बन कॉपी थी। तो जो वायरस और जो अटैक वहां काम किया, वही थोड़ा सा मॉडिफाई करके या कुछ करके इजराइल ने प्रोबेबली यूज किया।
ताकि ईरान को किसी कंडीशन में यूरेनियम ना मिले। अब हो ये रहा है कि ईरान को कहीं कुछ मिल तो नहीं गया। ये पॉसिबिलिटी है कि ये काफी समय से एनरिचमेंट करके 1-2 कंसाइनमेंट उनको भेज चुके हैं ईरान को। तो वो एक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ईरान का जो कॉन्फिडेंस लेवल है इस समय, जो हमास को वो खुल के सपोर्ट कर रहा है, और इसलिए आप देखेंगे कि जैसे ही इजराइल ने हमले की बात की कि हम बदला लेंगे और गाजा पे हमला करेंगे, दूसरे दिन अमेरिकन नेवी का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर आकर के मतलब इजराइल की तरफ आ जाता है। आप फोटोग्राफ में देख रहे होंगे, पहली फोटोग्राफ उस एयरक्राफ्ट कैरियर की है, जेराल्ड फोर्ड की, और दूसरी भी उसी एयरक्राफ्ट कैरियर की है। दूसरी पिक्चर में आप देखेंगे कि उसके पीछे एक जो व्हाइट लाइन दिख रही है, तो नॉर्मली इतना बड़ा शिप जो है वो एक क्रूजिंग स्पीड होती है जिसपे वो आराम से चल रहा होता है, तो कई बार ये लाइन बनती नहीं। लेकिन जब वो फुल स्टीम पे चलता है, फुल पावर पे चलता है, फुल स्पीड में चलता है, तो ये व्हाइट लाइन बनती है। तो ये सैटेलाइट इमेजेस हैं जिससे ये दिखाई दे रहा है कि ये कितनी तेजी से अमेरिका ने इस शिप को मूव किया है कि ये घंटों के अंदर, मतलब 24 घंटे ऐसा कुछ में इसको टारगेट था कि ये वहां पहुंचना है। तो ये अमेरिका ने अचानक से इतना तेज डिप्लॉयमेंट और ये सब क्यों किया है? अभी कहा जा रहा है कि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी अमेरिका ने मूव किया है और वो ईरान के आसपास पोजीशन कर रहा है, क्योंकि इन लोगों को ये डाउट है कि पाकिस्तान से यूरेनियम एनरिच करके ईरान को शायद मिल ना गया हो, एटलीस्ट कुछ बॉम्ब बनाने भर का मटेरियल मिल ना गया हो। तो ये काफी कुछ चल रहा है। इसके साथ में अभी ये जो इंफॉर्मेशन आई है कि हमास के 300 लोगों को पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई। पाकिस्तान के 50 एसएसजी कमांडोज हमास वालों को ट्रेन करने के लिए इस हमले से पहले सितंबर के महीने में वहां पे थे गाजा में। तो ये कहानी अब इजराइल के तो जो हो रहा है, आप समझ लीजिए कि ये सब हमारे दरवाजे भी पहुंच रही है। इसमें चीन का इन्वॉल्वमेंट भी निकलेगा है, वो डिफेंड कर रहे हैं। उनका वांग यी जो है फॉरेन मिनिस्टर कह लीजिए या जिनपिंग के बाद नंबर 2 का आदमी है, तो वांग यी का स्टेटमेंट आया है कि फिलिस्तीनियों से हम सिंपैथी रखते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो चीन का भी रुख वही है, ईरान का रुख भी वही है, पाकिस्तान का तो साफ दिख रहा है कि इन्वॉल्व है। और पाकिस्तान में आसिम मुनीर जहां से उसको पैसा मिल रहा है, जो पैसे के लिए जो कुछ भी करने को बोल रहा है वो कर रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दें। इजराइल की जो लड़ाई है वो तो चल ही रही है। अब पाकिस्तानियों को नया धंधा मिल गया है। इनकी जो जिहादी पार्टियां हैं, ये तहरीके लब्बैक और इस टाइप की, अभी और वो इनका मौलाना फजलुर रहमान, उसकी जमात इस्लामी या क्या है, इन लोगों ने बड़ी बड़ी लाखों की रैलियां करनी शुरू कर दी हैं। और फजलुर रहमान की रैली में तो हमास के किसी नेता ने भाषण भी दिया है वीडियो लिंक से। तो उसमें अब ये लोग हल्ला मचा रहे हैं कि हमको जाने दो, हम जाएंगे, फिलिस्तीन जाएंगे और इजराइल से लड़ेंगे, हमारे लड़ाकू, हमारे योद्धा लड़ने के लिए तैयार है। तो अब इनको फिर वही पैसा वाला खेल दिखाई दे रहा है कि हमको डॉलर मिलेंगे जी, और हम यहां से अपने इनको भेजेंगे, लड़ाकों को भेजेंगे वहां पे, और लड़ाके भी तैयार हैं। क्या है कि एक एक लड़ाके के लिए ये जो संगठन है वो $3,000-4,000 महीना तनख्वाह मांगते हैं, और इन लड़ाकों को $500,000 दे देते हैं। $1,000 मतलब आप समझ लीजिए कि भारत का 80,000 हो गया, और पाकिस्तान के हिसाब से आप करें तो 4 गुना कर दीजिए, 3.25 लाख रुपए महीना हो जाता है $1,000। तो 3.25 लाख महीने एक पाकिस्तानी के लिए बहुत होते हैं। तो ये अब
धंधा ये लोग करने की फिराक में हैं। और ऐसे जिहादी वहां पे पाकिस्तान में लाखों की तादाद में हैं जो हथियारों की ट्रेनिंग वेनिंग लेकर के बैठे हुए हैं। तो अब ये देखना है कि आगे चल के होता क्या है। इस बात का काफी कुछ खतरा है कि ये लोग, और इनको जाने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत वाली चीज नहीं है, इन्हें सिर्फ ईरान क्रॉस करना है पाकिस्तान से, और ईरान क्रॉस करने के बाद मेरे ख्याल से इनको सीरिया और जॉर्डन, ये 2 कंट्रीज और क्रॉस करनी पड़ती है, इराक या सीरिया ऐसे कुछ, मतलब बाई रोड ये जा सकते हैं इजराइल के बॉर्डर तक। तो अब नजर उस पे मेरे ख्याल से डेफिनेटली अमेरिका की, मोसाड की, भारतीय एजेंसियों की नजर होगी कि ये कहीं जिहादी वहां तो नहीं भेजना शुरू करेंगे। और आगे चल के ये होगा, आज नहीं होगा तो 15 दिन में होगा, 1 महीने में होगा, 3 महीने में होगा, लेकिन ये होगा कि ये भाड़े के सैनिक, ये जिहादी पाकिस्तानी, जो ये फजलुर रहमान और इस टाइप के जितने आतंकवादी संगठन हैं, जहां से इनको पैसे ऐसे मिलने की बात होगी, और पैसा आएगा इनके पास, ईरान से आ सकता है, कतर से आ सकता है, चाइना से आ सकता है, कोई भी इनको पैसा दे सकता है कि ठीक है 10,000 आदमी भेजो, 20,000 आदमी भेजो, और वो किराए के युद्ध का एक जो धंधा है पाकिस्तान का, वो फिर शुरू होगा और पाकिस्तान इसमें घुसेगा। तो अब ये लड़ाई मुझे नहीं लगता है कि शांत होने वाली है। मुझे ये भी नहीं लगता है कि अब ये लड़ाई सिर्फ इजराइल तक सीमित रहेगी, क्योंकि अब इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे अमेरिका भी दाखिल होगा। अमेरिका के लोगों, क्योंकि अमेरिका की सरकार बड़ा साफ बोल रही है कि हमारे 27 नागरिक भी मारे गए हैं इस हमले में। तो अमेरिका ने ये चीज बोल करके एक अपना दावा या एक वो तो कर ही दिया है कि भाई हमारा इस लड़ाई में इन्वॉल्व होने का मजबूत कारण ये है कि हमारे नागरिक भी मारे गए हैं। तो आगे चल करके देखिए क्या होता है। ये यहां से चीज ठंडी नहीं होने वाली है। जो मैंने पहले भी बोला था कि अगर ये 3-4 दिन तक खिंच जाता है मामला तो फिर यहां से बिगड़ता जाएगा। तो ये अब 7-8 दिन हो चुके हैं और धीरे 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 ये दिखाई दे रहा है कि ये मामला अब ठंडा तो नहीं हो रहा, अब ये पेचीदा होता जाएगा। अब इसमें ईरान कैसे शामिल होता है, अमेरिका कैसे उसको काउंटर करता है, क्या करता है। अरब कंट्रीज जहां तक बात करें तो अरब कंट्रीज 2 हिस्से में हैं बटी हुई, लेकिन जो खिलाफ हैं इस लड़ाई के वो भी शांत बैठे हैं। जो पक्ष में हैं वो अपने लोगों को या अपनी आर्मी को भले ना उतारें, लेकिन जॉर्डन है, सीरिया है, ये ऐसी कंट्रीज हैं जो ये पाकिस्तान जैसे जो फालतू के लोग हैं जिनको कि पैसा दे करके कहीं भी खड़ा किया जा सकता है, इनको कम से कम रास्ता दे सकते हैं कि भाई ठीक है इजराइल के बॉर्डर तक आप पहुंच जाओ, वहां से देख लो क्या करना है। बेरोजगार तो पाकिस्तान की आर्मी भी है, तो वो भी जा सकते हैं। जैसे बीच में तालिबान ने फुदक के बोला, वो भी तालिबान का किस्सा भी मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूं। तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान में 2 हिस्से हैं। एक हक्कानी नेटवर्क है। हक्कानी नेटवर्क वो मदरसों का नेटवर्क है जो खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के एरिया में मदरसे चलते थे, वहां से जो लोग तैयार होकर तालिबान बने वो हक्कानी नेटवर्क है। उनके मौलवी थे, उसका नाम हक्कानी था, तो उसके नाम पे हक्कानी के जो मदरसे हैं उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रो पाकिस्तान है, वो आईएसआई का एक पाला हुआ तबका है। वो हमेशा वही बात करेगा जो पाकिस्तान और आईएसआई की भाषा होती है। एक दूसरा हिस्सा है तालिबान का जो ओरिजिनली अफगान है, जो मुल्ला उमर और ये सब हुआ करते थे, ये वो लोग हैं। ये हमेशा आज की डेट में वो बात करते हैं जो अमेरिका और भारत का एक स्टैंड होता है। इनका एक कनेक्ट इंडिया के साथ भी है, इनका कनेक्ट एक अमेरिका के साथ भी एक लेवल पे है। और अक्सर आपको तालिबान के अफगानिस्तान के किसी भी मामले पे 2 स्टेटमेंट्स आते हैं। पहला उछल कर कि ये हक्कानी ग्रुप जो है ये एक स्टेटमेंट देता है और फिर इससे उलट एक स्टेटमेंट तालिबान की सरकार की तरफ से आता है, जो मुल्ला उमर वाला फैक्शन है वो देता है। यहां भी वही हुआ
हक्कानी नेटवर्क की तरफ से एक बयान आया पहले कि हमारे फाइटर जाने को तैयार हैं, तालिबान अपने सैनिक भेजने को तैयार है और ईरान और बाकी कंट्रीज हमें रास्ता दें। उसके बाद अफगानिस्तान में भूकंप आ गया और अभी तालिबान का स्टेटमेंट आ गया कि भाई हमें कोई लेना देना नहीं इस लड़ाई से, हम अपना ध्यान अफगानिस्तान और उसको दोबारा बनाने, रीबिल्ड करने में इसमें लगे हुए हैं, हमें फुर्सत नहीं है कि हम इन सब चीज़ों में पड़ें। तो ये मतलब तालिबान का जो ओरिजिनल अफगानी हिस्सा है वो कह रहा है कि हमें अफगानिस्तान के बाहर किसी से कोई लेना देना नहीं, और जो पाकिस्तानियों के चक्कर में पला हुआ हिस्सा है वो पाकिस्तानियों की तरह इनको अपने देश को छोड़ करके सारी दुनिया से मतलब है, क्योंकि अपने देश में तो कुछ है नहीं। तो ये वो वाली कहानी है। अब इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के जिहादियों का एक रोल दिखाई दे रहा है कि ये सब कहीं ना कहीं एक्टिव होंगे, और इसमें भारत का क्या होता है, कैसा होता है, वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, अगर ये सब पहुंचते हैं तो इजराइल के लिए एक सिरदर्द तो है, क्योंकि हजारों लाखों की तादाद में ये फालतू के लोग वहां पहुंचेंगे तो इजराइल कहां तक कब तक उनसे लड़ेगा, क्योंकि इजराइल की तो आबादी भी बड़ी सीमित है और उनकी आर्मी भी बहुत सीमित है। तो आगे चल के अमेरिका को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। इसका दूसरा असर यूरोप में दिखने लगा है। यूरोप में बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, इंग्लैंड में, फ्रांस में, सब जगह फिलिस्तीन के पक्ष में और हमास के पक्ष में, और इस टाइप की स्थिति बना के रखी हुई है इन लोगों ने। नतीजा ये है कि अभी फ्रांस में किसी जिहादी ने, एक वहां के टीचर थे, उनको चाकुओं से गोद गोद के मार डाला। और अभी ये हो रहा है कि फ्रांस की गवर्नमेंट जो है उसने 7,000 के करीब आर्मी के यूनिट्स को तैनात होने के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया है। तो मतलब फ्रांस की सरकार भी एक गृह युद्ध टाइप की स्थिति एंटिसिपेट करके अपनी आर्मी को रेडी होने के लिए बोल रही है। वरना नॉर्मली ये सिविलाइज कंट्रीज हैं, आर्मी को ऐसे नहीं उतारते हैं, नॉर्मली इनकी पुलिस ही मैनेज करती है चीजें। लेकिन अभी फ्रांस ने अपनी 7,000 ट्रूप्स को तैयार रहने को बोला है। इसी टाइप का कुछ माहौल इंग्लैंड में बन रहा है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। यह है कि हाँ, ये जितने दिन आगे चलता जाएगा, ये दुनिया भर में जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं ये फिलिस्तीन के समर्थन में हंगामे करेंगे और वो धीरे धीरे उसको इंसाइट करके गृह युद्ध टाइप की सिचुएशन पे लाने की कोशिश करेंगे। पैसा, रिसोर्सेज और सब कुछ इसमें चीन अच्छा खासा लगा रहा है। पाकिस्तान तो खैर भिखारी है, लेकिन हाँ, इसके जो फालतू के जिहादी हैं वो ये भेजने को तैयार है। इसकी जो जिहादी आर्मी है वो बहुत सारे स्टेजेस पे पक्का स्ट्रेटेजिक लेवल का और उस टाइप की प्लानिंग में इन्वॉल्व होगी। आगे जाकर के चीजें यहां से बिगड़ती दिख रही हैं और ऑफिशियली आप अब कह सकते हो कि वर्ल्ड वॉर की शुरुआत ऑलमोस्ट हो गई है। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम। शाम को अगर पॉसिबल हुआ तो फिर से एक वीडियो दूंगा, नहीं तो कल बनाऊंगा। जी धन्यवाद।